हाय दोस्तों। मेरा नाम है अभिजीत सिंह गुप्ता एंड आई एम द फैकल्टी फॉर सी फाउंडेशन अकाउंट्स इन वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। दोस्तों, मैं आपके एग्जाम के पहले तक जितने भी काम की चीजें लास्ट मोमेंट में वक्त बचाते हुए काम की चीजें हो जाए, ऐसे चीजें के लिए मैं जितना हो सके यहां पे कोशिश किए जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एक एक करके अभी अपलोड करता जा रहा हूं मैं यूट्यूब में, जिसमें इन क्वेश्चंस को देखे बगैर एग्जाम में मत जाना। इन क्वेश्चंस को देखे बगैर एग्जाम में जाओगे तो पाप है आपके लिए। ठीक है। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग एक एक करके मैं देखते हुए बताता हूं आपको। सबसे पहले हम एमटीपी 2 का आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2B ऑफ एमटीपी 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि इसका सोल्यूशन देख के वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो मैं बताता हूं ये कैसे करना है। आराम से इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, Mrs. Mandip's profit and loss account showed a net profit of 32 lakhs after considering the closing stock of 30 lakhs on 31st of March 2022. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. सबसे पहली बात हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो ये है, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी पीएनएल बन चुका है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये सारे बातें आए हैं। तो बात को समझिए, अगर ट्रेडिंग पीएनएल बन जाने के बाद आप किसी भी तरह के रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हो तो दैट हैज टू बी डन यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एनी नॉमिनल अकाउंट इज टू बी रेक्टिफाइड यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का सहारा लेना होगा। अब मुझे एक एक करके यहां पे हर बात दिया हुआ है, और मुझे लास्ट में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? मुझे पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो 31st March 22 एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st of March 22। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं आराम से। तो यहां पे सीधा लेजर अगर आप बना पा रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन तकलीफ अक्सर ये होती है कि एन मोमेंट में दिमाग नहीं चलता है। तो मैं जल्दी से यहां पे आपको जर्नल एंट्रीज बताते हुए चलता हूं और वन बाय वन द ट्रांजैक्शंस। हमें यहां क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 120,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। तो भाई साहब, हमने खरीदा था इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और हमने उसे कहां डेबिट करके रख दिए? परचेज अकाउंट में। गलती हो गई। ठीक है। तो अब मुझे परचेज का डेबिट हटाना होगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग में डेबिट करना होगा। तो एंट्री विल बी इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले जो मेरी शुरुआत होगी वो होगी नेट प्रॉफिट जो भी है इसे मैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सबसे पहले तो शुरुआत यहां से हो रही है, नेट प्रॉफिट को मैं पीएनएल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहा हूं। सबसे पहला एंट्री क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। चलिए बढ़िया, ये हो गया मेरा पहला एंट्री। दूसरा, Mrs. Mandeep gave away goods valued at 320,000 as free sample for which no entry was made in the books. भाई साहब, इसकी तो एंट्री करनी चाहिए। तो क्या एंट्री करनी चाहिए? देखने जाओ तो फ्री सैंपल्स अगर हम दे रहे हैं तो इसका एंट्री होना चाहिए फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स दे रहे हैं इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम हर नॉमिनल अकाउंट की जगह तो पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करते हैं ना। एडवर्टीजमेंट भी नॉमिनल और परचेस भी नॉमिनल, तो इसका एंट्री क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, नहीं ना। इफेक्टिवली हम चाहे तो इसकी एंट्री नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो एंट्री कर भी सकते हैं कुछ इस तरह से, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख दिया क्या? फ्री एंड सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट, एंड पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट ब्रैकेट में लिख दिया परचेजेस। ठीक है। लेकिन अगर इसको आप नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट गेट्स कैंसल्ड। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 20 lakhs हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th of March बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। हुआ क्या है? गलती क्या हुआ है? बात को समझिए। हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं 20 लाख के, लेकिन इसको हम लोगों ने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। तो ठीक है भाई, स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्टॉक में इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे भैया? स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्या करेंगे? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। लेकिन हमारा तो ट्रेडिंग पीएनएल ऑलरेडी बन चुका है बरखुरदार, तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम पीएनएल एडजस्टमेंट को ही क्रेडिट करेंगे। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां सिंस ट्रेडिंग पीएनएल ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है।
ऑलराइट, आगे नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे? नेक्स्ट दिख रहा है कि इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 16 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड बट टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल। मतलब क्या हुआ? ये सेल हमने किया था मार्च में, लेकिन इसको हमने रिकॉर्ड किया है अप्रैल में। गलती हो गई, ठीक है। तो हमें मार्च में सेल्स दिखाना होगा और अप्रैल का सेल्स हटाना होगा। तो अप्रैल की बात छोड़ो, अभी मार्च में क्या करना होगा, क्योंकि वी आर कंसर्न अबाउट मार्च। तो मार्च में मुझे सेल्स का एंट्री अगर दिखाना है तो क्या करूंगा मैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर। तो एंट्री क्या की जाएगी इसकी की जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बाय 16 लाख। ठीक है, बढ़िया। अगला, Goods costing 6 lakh was sent on sale or return in March 2022 at a margin of profit of 33 1/3% on cost. एक मिनट 33 1/3 on cost यानी 1/3 of cost, 1/3 of cost यानी 1/4 of sales. ठीक है, ये याद रखना। 1/3 of cost का मतलब क्या हो गया? It is 1/3 plus 1 of sales, यानी इट विल बी 1/4 ऑफ सेल्स, यानी 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या काम में आने वाला है देखते हैं इसे। गुड्स कॉस्टिंग, ये बात पे ध्यान देना है आपको, ये चीज एग्जाम में हो सकता है नजरअंदाज हो जाए। तो गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न। ठीक है, ठीक है, एट अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो 33 1/3 ऑन कॉस्ट यानी 6 लाख का 33 1/3% कितना होता है? 6 लाख तो कॉस्ट ही है ना, 2 लाख रुपए, यानी 6 लाख प्लस 2 लाख, 8 लाख शुड हैव बीन द सेल वैल्यू। ठीक है, सो दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। ठीक है, दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले तो इसे सेल्स में से हटाना होगा। सेल्स में से हटाने के लिए क्या करेंगे? सेल्स की एंट्री मैंने किया होगा डेटर्स टू सेल्स, अब उल्टा करना होगा सेल्स टू डेटर्स, लेकिन सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से। सेल वैल्यू वाज 8 लाख। ठीक है, सो इसकी एंट्री क्या की जाएगी? डेटर्स अकाउंट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ सेल्स टू डेटर्स अकाउंट, 8 लाख रुपए। ठीक है, कहना ऐसे, लेकिन अगर मैंने सेल्स रिवर्सल किया तो मुझे स्टॉक पे भी तो दिखाना होगा। स्टॉक में कितना दिखाऊंगा मैं? स्टॉक पे दिखाऊंगा उसका कॉस्ट 6 लाख। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? स्टॉक की एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, कितने से? 6 लाख से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, दैट विल बी द फाइनल एंट्री। ठीक है, अब इन सबको पोस्ट कर देंगे P&L एडजस्टमेंट में, तो आपको ये नजर आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिवाइज नेट प्रॉफिट, ये आपको यहां पे नजर आएगा P&L एडजस्टमेंट के बैलेंस के फॉर्म में। एंड व्हाट विल बी द रिवाइज स्टॉक, ये आपको स्टॉक अकाउंट के बैलेंस में नजर आएगा। 67,20,000 इज द रिवाइज नेट प्रॉफिट एंड व्हाट इज द रिवाइज स्टॉक? इट इज 56 लाख। ठीक है, आई होप दैट हेल्प। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं लाते रहूंगा, स्टे ट्यून्ड।